नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव हो गए। मीरापुर में 6 नवंबर को जयंत चौधरी प्रचार करेंगे। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। जयंत चौधरी 6 नवंबर को गांवों में प्रचार प्रसार करेंगे और सीएम योगी की मोरना या मीरापुर में जनसभा हो सकती है। तो 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 13 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 नवंबर को करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। 9 या 10 नवंबर को अखिलेश यादव मीरापुर में जनसभा करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव हो चुके हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उपचुनाव, वैसे वैसे सभी दल एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बात का अंदेशा भी था कि दीपावली के बाद लगातार पक्ष से लेकर विपक्ष तक उपचुनाव के मैदान में उतरेंगे और सभी एक के बाद एक रैली और सम्मेलन करते हुए दिखाई देंगे। और अब मुख्यमंत्री का दौरा, फिर 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 13 नवंबर को मतदान, 23 को मतगणना और फिर इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 9 या 10 नवंबर को अखिलेश यादव मीरापुर में जनसभा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर इंडिया वॉइस के अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, 4 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी, फिर मुख्यमंत्री और फिर उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ ग्रीन बुक के हिसाब से प्रोटोकॉल और क्या कुछ तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है उपचुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी तो पहले ही बच चुकी है, लेकिन अब मथने का काम शुरू होगा सियासत का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे आपको मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में। 4 नवंबर से किस तरह की चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं और इससे पहले रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जो है वो मीरापुर में नजर आएंगे। ये मीरापुर विधानसभा है, रालोद इस पर कब्जा था। यहाँ पर चंदन से जो सांसद बन चुके हैं और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। मीरापुर को लेकर के समाजवादी पार्टी और भाजपा गठबंधन में पूरी रफ्ता तफी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं जिस पर दोनों घटकों में एकदम मारामारी चल रही है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकदम जोर खरोश के साथ मैदान में उतर आए हैं। अनिल जी, जयंत चौधरी तो प्रचार करेंगे। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को सेमीफाइनल मान करके 2027 का इसको मथने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने जैसे अयोध्या पे फटी सीट है कटहरी, इसको उन्होंने अपने जिम्मे लिया है। इसके अलावा जो अन्य 8 सीटें हैं उस पर सीधी मतलब सभी सीटों पर वो जाएंगे और भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। इस तरह का संदेश है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश की हर सीट पर जीतना चाहते हैं और उसको भारत कमल खिलाना चाहते हैं। ये एक मेन मकसद है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी काफी एक्टिव है और घटक दल भी वो पूरे मैदान में जुटे हुए हैं। अनिल जी, एक तरफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर इसके बाद भूपेंद्र चौधरी, यानी कि एक के बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर जनसभा के संबोधन तक पूरी तरीके से तैयार। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है इस उपचुनाव को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तैयारियों में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के जवाब के लिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव आज भी समाजवादी दफ्तर में बैठे हुए हैं, अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ वो चुनावी रणनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की चर्चाएं हैं और जो खबरें जो लीक हो रही हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी भी कल परसों से चुनाव मैदान में नजर आएगी। अखिलेश यादव के हाथों में चुनाव की बागडोर होगी। इसके अलावा करीब 20 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो फाइनल हो गई है। ये स्टार प्रचारक जो हैं इनकी चुनावी सभाएं जो हैं वो 9 विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। अनिल जी, चूंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों का पूरा प्लानिंग हो चुका है और कहां जनसभाएं की जानी है ये भी तय हो चुका है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। सवाल ये है कि क्या जमीनी हकीकत क्या है, कौन कौन सी वो सीट होंगी जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा और उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से? देखिए, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां कड़ा मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों जहां पर रोमांचक मुकाबले के आसार हैं। हम बात करें चाहे मीरापुर की
या बात करें अंबेडकर नगर की कटेरी की, या बात करें हम कानपुर की शीशामऊ की, सब जगहों पे सीधा मुकाबला है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं अपने को मुकाबले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बसपा का जो मुकाबला होगा वो किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा, इस आधार पर उसको देखा जा रहा है। लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है और कांटे की टक्कर के आसार जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अब चूंकि आपने जिक्र किया अनिल जी की सेमीफाइनल है ये 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सेमीफाइनल है और इसे जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर दोनों पार्टियां यानी पक्ष और विपक्ष दोनों लगा रही हैं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफ करिएगा जिस तरीके से कटेंगे और बटेंगे का नारा लगा, क्या इस उपचुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जिनके आसपास ये चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या ये जो स्लोगन कटेंगे और बटेंगे के दिया गया उसके आधार पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी के इर्द गिर्द आसपास? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कुछ इसी तरीके का नारा लगा रही है, ना कटेंगे ना बटेंगे। देखिए शिवम, चुनाव में तो हमेशा जनता के मुद्दे की बातें होती हैं, लेकिन जो हवा में चल रहा है, जिसका एयर बना हुआ है, वो इस समय उत्तर प्रदेश में नारों का एयर देखने को मिल रहा है। हरियाणा चुनाव में जिस तरह पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा न कटेंगे न बटेंगे, जवाब में अखिलेश यादव ने कहा न बटेंगे न कटेंगे जीतेंगे, इसको लेकर के एक रफ्ता कसी अभी तक चली आ रही है। रोज एक न एक नारा आ रहा है और आज अखिलेश यादव ने खुद एक ट्वीट किया है, एक पर पोस्ट किया है और लंबा चौड़ा जो है हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ बोला है। उन्होंने कटेंगे न बटेंगे पर तंज कसा है और कहा है कि इससे ज्यादा नकारात्मकता और कुछ नहीं हो सकती है, इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में जीत हुई है, अब इस नारे को महाराष्ट्र में भी बुलाने की कोशिश हो रही है। उसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में भी न कटेंगे न बटे का नारा जो है वो सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। कानपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नसीम सोलंकी का मंदिर में जाना, शिवलिंग की पूजा करना, जलाभिषेक करना का ये पूरा मामला है। दिवाली की रात में पूजा अर्चना की थी और मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है, ये नसीहत देते हुए कि नसीम सोलंकी को माफी मांगनी चाहिए, यानी कि माफी मांगने की बात कर रहे हैं मौलाना। और मंदिर में पूजा करने पर यह विवाद शुरू हुआ। नसीम ने जिस मंदिर में पूजा की उसे गंगा जल से धोया गया। तो ये नसीहत देते हुए नसीम सोलंकी को नसीहत दी जा रही है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की जो है पत्नी है नसीम सोलंकी, और उन्होंने दीपावली के पहले उन्होंने जलाभिषेक किया था भगवान शिव पर और उनकी पूजा अर्चना की थी। अब इसको लेकर पूरा सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो दिवाली के रात मंदिर में पूजा अर्चना की थी, मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जलाभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है
तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है, उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। मुझसे एक साहब ने हमारे साथ इंडिया वॉइस यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़े हुए हैं और मुकेश गौतम हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये कानपुर में नसीम सोलंकी पूजा क्या कर ली, पूरा ये तो बवाल हो गया। फंस गए क्या नसीम सोलंकी पूजा पाठ करके? देखिए, सपा कैंडिडेट हैं, सीपा मऊ सीट है, ये नसीम सोलंकी हैं, चुनाव मैदान में है। यहाँ 13 तारीख को वोट पड़ना है। नसीम सोलंकी के जो पति हैं इरफान सोलंकी, वो फिलहाल जेल में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नसीम सोलंकी ने बाबा भोलेनाथ की आराधना की है, उनको जल चढ़ाया है, लेकिन उनके जल चढ़ाने के बाद जिस तरह की आफत आई है वो सामने है। एक मौलाना है शहाबुद्दीन बरेलवी, जैसा उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक फतवा जारी किया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है नसीम सोलंकी का, लेकिन इशारा किया है और उन्होंने जिक्र किया है कि एक शख्स ने हमारे पास जो है फोन किया और कहा कि अगर कोई महिला पूजा अर्चना करती है, वो मुस्लिम समुदाय की है, तो उस पर उन्होंने अपना एक फतवा जारी करते हुए कहा है कि वो शरीयत की मुजरिम है और उनको अब तौबा करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये बातें कही हैं उन्होंने कि अगर उन्होंने भूल बस या किसी दबाव बस किया है तब तौबा की बात है और कलमा पढ़ने की बात है, लेकिन ये नहीं बताया है कि अगर जानबूझ के किया है तो इस बारे में मौलाना ने अभी खुलासा नहीं किया है। फिलहाल विवादों में घिरती नजर आ रही हैं सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी। चुनाव प्रचार के दौरान जो है इस तरह के फतवे का आना जो है वो विवाद से जो है जोड़ रहा है नसीम सोलंकी को। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से नसीम सोलंकी ने दीपावली के दिन उन्होंने भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया, उनकी पूजा अर्चना की, उसके बाद कई एंगल से देखा गया कि चुनाव के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है। मुकेश, लेकिन ये जो खबर आ रही है कि जिस मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी उसे गंगा जल से धोया गया, इस बात में कितनी सच्चाई और क्या कुछ जानकारी आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से कानपुर के जो सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी हैं सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र से, उनके लिए काबा तो बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठ रही है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई कहा जाए। इस तरह से मामला आया है कि यहाँ पर उन्होंने जो चुनाव आने वाले हैं यूपी चुनाव में, उपचुनाव में, उसमें उन्होंने जो वोटर जो है हिंदू वोटर को लुभाने का प्रयास किया है। भगवान शिव के मंदिर में आकर के, वनखेश्वर मंदिर में आकर के, ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ इस मंदिर में परिसर में खड़ा हूँ मैं। इस मंदिर में जब उन्होंने कल आकर के मंदिर परिसर में आकर के भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाया था, उसमें उसी को लेकर के पॉलिसी तो उनकी जो शरीयत के उनकी जो है उन्होंने बिल्कुल तरह से फतवा जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ वो आपको बता रहे जो मंदिर है, जो हिंदू को लुभाने के लिए जो पूजा की गई थी, उस मंदिर को भी जो है यहाँ पर धोया गया है, शुद्धिकरण किया गया है। अब आप बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि अगर हमारा जो वोटर हिंदू पक्ष है वो तो हमको वोट मिलेगा, और हिंदू लुभाने के लिए भगवान शिव से भोले उसमें आकर मंदिर में आकर के उन्होंने जल अभिषेक किया था, आकर के पूजा अर्चना की थी। लेकिन दोनों ही तरफ वो जो है इस समय जो है पिछमार दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से जो हिंदू है, हिंदू पक्षी भी ये कह रहा है कि कभी भी वो मंदिर दर्शन करने के नहीं आई है। इस समय जब चुनाव पीरियड है, चुनाव का समय चल रहा है, तब जाकर के उन्होंने हिंदू वोटर को लुभाने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की है, जिसको लेकर के जो यहाँ के मंदिर परिसर के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के महंत है, उन्होंने पूरी तरह से मंदिर के शुद्धिकरण किया है। ठीक है मुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, सवाल यही है कि क्या नसीम सोलंकी जो ये मंदिर में जलाभिषेक की है, इसे चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए? क्योंकि अब ये खबर तो यही है, क्योंकि पता तो नसीम को भी होगा कि वो जहां जाकर जलाभिषेक कर रही हैं वहां पर जाना उनके लिए ठीक नहीं है। अब फतवा जारी हो गया है। सवाल ये कि अब फतवा का जवाब क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, क्या वो माफी मांगेंगी, नहीं मांगेंगी, या ये सब उपचुनाव के लिए जो सब कुछ ये उपचुनाव के लिए किया गया है? अनिल जी देखिए शिवम, ये भोले बाबा का मंदिर है, देव के देव महादेव का मंदिर है। इस धरती और सृष्टि पर जितने जीव हैं, फूर है, अफूर है,
नर हैं, नारी हैं, जीव हैं, चराचर है, पक्ष के देव हैं महादेव। तो नसीम सोलंकी ने बहरहाल महादेव के दर्शन किए हैं, बहरहाल किस मौके पे किया है, उनका आशय क्या है, ये एक अलग बात है। लेकिन चुनावी मौसम में चुनाव प्रचार चल रहा है, इसको लेकर के जो दोनों धर्मों के लोग हैं, जो कुछ कट्टरपंथ हैं, उन्होंने अपने निशाने पे ले लिया है। एक तरफ जहां हिंदू समुदाय के लोग मंदिर की धुलाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं। एक बीच की स्थिति उत्पन्न हो गई है नसीम सोलंकी के लिए। हालांकि नसीम सोलंकी ने एक संदेश देने की कोशिश की, हिंदुओं को भी मिलाने की, मुसलमानों को भी एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है अब उनके गले की फांस बनती नजर आ रही है, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन ने भी फतवा जारी कर दिया है कि इनको तौबा करना होगा और कलमा पढ़ना होगा, और इसकी भी अपनी एक रस्म होगी। अब रस्म के बारे में वो मौलाना ही बता सकते हैं कि आदमी तौबा कैसे करेगा और कलमा अगर पढ़ेगा, अनिल जी, किस तरह से पढ़ेगा। अनिल जी, मौलाना तो खुले तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब नसीम जो है वो शरीयत के खिलाफ चली गई है, क्योंकि सजदा करने के लिए अल्लाह के अलावा और कोई भगवान है नहीं, वो मान ही नहीं रहे हैं उसके अलावा। अब सवाल ये है कि वो तो जो सेकुलरपन वो दिखाने गई थी नसीम सोलंकी, कुछ लोग उसको राजनीति से भी जोड़ रहे थे, और चूंकि उपचुनाव है तो उस परिप्रेक्ष्य में जोड़ भी ले रहे हैं लोग। सवाल ये है कि अब जो आप गले का फांस का जिक्र कर रहे हैं, अब ये क्या जो वो सेकुलर दिखाने गई थी कि देखिए हम हिंदू वोटर भी हमारे साथ हैं और मुस्लिम वोटर भी हैं, हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, वो जो पूरा पैरामीटर था वो उल्टा पड़ गया क्या नसीम के ऊपर? इसका नुकसान भी हो सकता है चुनाव में? देखिए, बेशक विवादों से घिर गई हैं नसीम सोलंकी। उन्होंने जिस तरह से भोले बाबा की आराधना की है, और उनको वीडियो में आप देख सकते हैं, वो भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए नजर आ रही हैं, और ओम नमः शिवाय का वहां पर जयघोष भी हो रहा है, मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। और इसको लेकर के जो मौलाना है शहाबुद्दीन बरेलवी, इनका जो बयान आया है, जो फतवा आया है, वो भी अपने आप में एक मुसीबत भरा है। फिलहाल मुसीबतों के बीच नसीम सोलंकी हैं, लेकिन तय करना अब कानपुर की शीशमऊ विधानसभा की जनता को है कि वो किसका रूप धारण करती है। हालांकि मौलाना और जो पुजारी हैं, उन दोनों ने जो है नसीम सोलंकी को निशाने पर ले लिया है, और विवादों से घिर गई हैं नसीम सोलंकी। मुकेश, जिस तरीके से जिस मंदिर में नसीम सोलंकी जलाभिषेक करने गई थी, वहां पर आप खड़े हैं, वहां के साधु संतों और वहां के जो लोग हैं जो मंदिर को जो है गंगा जल से धुल रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा ये कि क्या नसीम के मंदिर आने से मुस्लिम धर्म भी अब नाराज होगा, और हिंदू तो गंगा जल से धुलवा ही रहा है, तो क्या नसीम ने अपना नुकसान कर लिया भगवान पर जलाभिषेक करके? गलत नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने दीपावली रात में आकर के मंदिर में पूजा की थी, आकर के वो पूरी तरह से उनके गले की हड्डी बन गई। आपको बता दें कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो दोनों ही उनसे नाराज है, क्योंकि इस समय जो चुनाव पीरियड चल रहा है, चुनाव पीरियड में आकर के उन्होंने प्रदर्शन की है, बड़ी बात है। हिंदू के साथ साथ में कहीं ना कहीं मुस्लिम भी पूरी तरह से खफा हो गया है। उन्होंने साफ साफ बोला है नसीम सोलंकी से कि पहले आकर के माफी मांगे, फिर आकर के कलमा पढ़े, तब जाकर के आप जो है तो लिए आपको सोचा जाएगा कि आपने क्या किया, सही किया क्या। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी उन्होंने सब काम नहीं किया है। ना ही जो शहाबुद्दीन है, जो मौलाना है, उनके पास वो उनसे उनकी बात हो पाई है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये कि गली की हड्डी बन गई है। उस गले जो उनसे इस तरह से जो काम कर रहे हैं, उन्होंने हिंदू पक्ष भी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक हमसे चर्चा करने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के बाहर फिर से एक होर्डिंग लगाई गई है। इसमें लिखा है 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। होर्डिंग समाजवादी पार्टी के नेता किशन सेठ ने कार्यालय के पास लगवाई है और उपचुनाव के बीच यूपी की राजनीति में पोस्टर वार लगातार जारी। 27 का सत्ताधीश, जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे के साथ होर्डिंग लगाई गई थी, आप सबको याद होगा। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे के नारे के बाद जो होर्डिंग वाली सियासत उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, वो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि 9 का संदेश, 27 का जनादेश और पीडीए के अखिलेश, अब ये पोस्टर फिर से लगाया गया है। ये हम पोस्टर आपको दिखा रहे हैं और ये कार्यालय के पास लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं किशन सेठ
उन्होंने ये होर्डिंग लगवाई है। उपचुनाव के बीच यूपी की राजनीति में पोस्टर वार लगातार जारी। ये देखिए, 9 का संदेश, 27 का जनादेश और पीडीए का के अखिलेश, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो उपचुनाव के बीच में यूपी की राजनीति में ये जो पोस्टर वार है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। ये लगातार एक के बाद एक पोस्टर हर दिन देखने को मिल रहे हैं। कभी ना कटेंगे ना बटेंगे और बांटने वाले पिटेंगे से लेकर 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश, ये किशन सेठ समाजवादी पार्टी के नेता ने ये जो है पोस्टर लगवाया है। तो पोस्टर वार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है उत्तर प्रदेश में। और अब एक और पोस्टर ये कार्यालय के बाहर लगवाया गया है। तो आपको बता दें कि 27 का सत्ताधीश से लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे के साथ होर्डिंग लगवाई गई थी। अब एक और होर्डिंग अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ किशन सेठ समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कार्यालय के बाहर ये लगाया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पोस्टर वार है, होर्डिंग वार है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, 9 का संदेश, 27 का जनादेश और पीडीए के अखिलेश, एक और होर्डिंग, मतलब होर्डिंग वॉर में एक और होर्डिंग। चुनाव के दौरान अगर सियासत की बात करें तो होर्डिंग वार, सोशल मीडिया वार और साथ ही साथ पलटवार साफ तौर पर देखने को मिला है। अगर बात करें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की, तो उन्होंने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। एक के बाद एक होर्डिंग लगा सपा मुख्यालय पर लगाई जा रही है। आज होर्डिंग लगाई गई है कि 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए का अखिलेश। इशारा साफ है, यानी कि समाजवादी पार्टी यह कहने की कोशिश कर रही है होर्डिंग के जरिए कि 9 सीटों पर वह कब्जा कर लेगी और यह संदेश 27 के चुनाव में भी जाएगा। 27 का रण भी समाजवादी पार्टी जीत लेगी। और यह भी कहने की कोशिश की गई है जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर वोटों का बंटवारा होता है तो पीडीए फार्मूला फेल हो जाएगा। तो इस पर जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि पीडीए के अखिलेश, यानी कि यह मान चुकी है पीडीए समाज की अखिलेश यादव उन्हीं के है। फिलहाल इस सियासत से कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी के उपचुनाव में जिस तरह से वार पलटवार चल रहा है, इसका सीधा असर आम मतदाताओं पर भी पड़ सकता है। और वहीं अगर होर्डिंग वार के इतर बात करें तो जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पीडीए मतलब परिवारवाद डेवलप एजेंसी। और इसके पहले एक ट्वीट आया डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य का कि उसमें पीडीए फार्मूला और पीडीए का जो पीडीए है उसका उसे एक्सप्लेन किया है। उसमें कहा है कि परिवारवाद, दंगाई, अपराधी। इसके जवाब में जिस तरह से लगातार अब होर्डिंग वार शुरू हो गया है, इससे सियासत गर्म हो गई है। इसका नफा कितना मिलता है, कितना नुकसान होता है दोनों पार्टियों का, लेकिन जो रण है काफी रोमांचक हो चला है। और हर ट्वीट और बयान का सप्रमुख अखिलेश यादव भी पलटवार करते देखे जा सकते हैं। जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया, उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा आज एक्स के जरिए कि जिसकी जैसी सोच, यानी कि जिसका जैसा नजरिया वैसी उसकी सोच। तो कुल मिलाकर अब पूरी तरह से सियासी जंग शुरू हो गई है और अब वार पलटवार का यह दौर कब थमेगा
यह बताना मुश्किल है, लेकिन इससे सियासी गर्मी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। जी शिवम। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर इंडिया वॉइस पे फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।